हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, जो डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन थी वो वाल्टर डिकमैन ने दी थी। और ये होती क्या है, ये है कि जो हमारा डाइएस्टर होता है वो बेस की प्रेजेंस में इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाता है और साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर बनाता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे डाइएस्टर ले रहे हैं वो डाइएस्टर क्या किस तरह का हो सकता है। डाइएस्टर जो से कार्बन का 7 कार्बन का 8 कार्बन का डाइबेसिक एसिड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका कन्वर्ट होगा किसमें, साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर में। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए मैंने लिया है इथाइल एडिपेट। इसमें क्या है, ये एक ये एस्टर ग्रुप है, एक ये एस्टर ग्रुप है, तो डाई एस्टर हो गया। और ये जो है हमारी यहाँ पे चेन है कार्बन की, 4 कार्बन की। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे बेस हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जनरली हम सोडियम इथॉक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या फिर सोडियम हाइड्राइड बेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिटिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या मिलता है हमें मिलता है 2 कार्बो इथॉक्सी साइक्लोपेंटेनोन। ये है 1 2 2 कार्बो इथॉक्सी, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन। 5 कार्बन का है तो पेंट ओन, यहाँ पे कीटो ग्रुप है तो ओन। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर मिलता है। बीटा क्यों बोल रहे हैं इसको हम, ये हमारे पास देखिए अल्फ़ा और ये है बीटा, तो बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा है और अल्फ़ा पे जो है ये हमारा एस्टर ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने देखा कि जो हमारे पास डाई एस्टर था वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अब डिकमैन कंडेंसेशन जो है ना, यहाँ पे ये जनरली जो 5 मेंबर रिंग बन जाती है या 6 मेंबर रिंग बन जाती है, इनके लिए तो ये बहुत अच्छे से होती है डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। बट अगर जिसमें हमारे पास 7 मेंबर या फिर 8 मेंबर रिंग बन रही होती है, वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, रेयर होता है ये। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि देखिए ये हमारे पास जो CH2 बीच वाली जो चेन थी, अगर यहाँ पे हम N जो है वैल्यू लेते हैं 4। ठीक है, 4 जो है ये कार्बन के हैं और 2 जो हैं ये कार्बोनाइल कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह से 6 कार्बन तो ये हो गया हमारे पास, जिसको कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 6 कार्बन 7 कार्बन और 8 कार्बन के डाइबेसिक एसिड जो हैं उनके जो डाई एस्टर हैं वही इन रिएक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला जो N है यहाँ पे ये 4 लेती हूँ तो मेरे पास जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर रिंग बनती है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक का इस पे अल्फा पोजीशन पे एस्टर ग्रुप होता है, दूसरी पे कीटो होता है। सिमिलरली अगर मैं ये N जो है 5 कर देती हूँ तो ये एक कार्बन एक्स्ट्रा, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जितना N है उससे एक ज़्यादा कार्बन वाली रिंग बनेगी। तो ये अगर 5 है तो 6 मेंबर रिंग बना दीजिए, उस पर एक पे कीटोन ग्रुप लगा दो और या दूसरे पे क्या लगा दो, एस्टर ग्रुप लगा दो। ठीक है, अगर 6 है तो 7 मेंबर रिंग बनेगी, अगर 7 है तो फिर 8 मेंबर रिंग बनेगी, है ना। अभी हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 मेंबर रिंग जब बन रही है तो परसेंटेज जो है ईल्ड की वो 74 to 81% है। 6 मेंबर के लिए ये 60% है। जैसे ही आपकी और बढ़ती चलती है रिंग की साइज तो ईल्ड जो है वो बहुत कम होती चलती है। जनरली 8 वाली तो हमें देखने ही बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो N है हमारा वो लेस देन 4 हो जाता है, 4 से लेके हमने 7 तक तो देख लिया कि किस तरह से 4 होती है तो 5 मेंबर रिंग है ना, उस तरह से बनता है। तो इसी हिसाब से अगर हमारा N जो है 4 है तो या फिर उससे कम है, 3 2 1 है, तो डाई एस्टर जो होता है वो अनस्टेबल होता है और डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो मान लो कि अब हमारे पास जो है 4 मेंबर रिंग N जो है वो 3 है। ठीक है, तो रिंग साइज एक ज़्यादा वाला बनेगा, है ना, 4 मेंबर रिंग बनेगा तो इस तरह से। ठीक है, अगर N जो है 2 है तो 3 मेंबर रिंग बनेगी इस तरह से। अब हमें पता है कि ये दोनों ही 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग्स जो हैं दोनों ही कैसी होती हैं, हाईली स्ट्रेंड रिंग्स होती हैं, तो इनकी बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए जहाँ पे भी हमारे पास N की वैल्यू 3 या 2 होती है उस वाले डाइएस्टर में डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट अगर N जो है वो ग्रेटर देन 8 हो जाता है, ठीक है, 8 हो जाएगा मीन्स आपके पास जो रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, 9 मेंबर रिंग बनेगी। और 9 मेंबर रिंग तो कुछ भी है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होती है इफ़ N इज़ ग्रेटर देन 8। वहाँ पे
क्या होगा, जैसे ही हमारी चेन बढ़ रही है ना, तो चेन के बढ़ने से बढ़ के वो साइक्लाइजेशन में नहीं आएगी, वो क्या करेगी, दूसरी चेन के साथ दूसरा जो एस्टर ग्रुप होगा उसके साथ जो है वो कंडेंसेशन शो करती है, उसके साथ उसके कंडेंसेशन होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंटरमॉलिकुलर दिखाती है वो, इंट्रामॉलिकुलर नहीं दिखाती, क्यों, जबकि हमारा जो डिकमैन कंडेंसेशन है वो एक इंट्रामॉलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन है ना। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास जो है वो N2 है, मीन्स वो इथाइल सक्सीनेट है, N2 है मतलब कि वैसे तो 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंटरमॉलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन करती है। इंटरमॉलिकुलर मतलब कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है, जो कि कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो पहले होगी कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन वहाँ पे, और फिर उसके बाद होगी डिकमैन कंडेंसेशन। कैसे, देखिए ये हमारे पास एक देखिए यहाँ पे CH2 है ना 2 बारी, तो मीन्स N की वैल्यू जो क्या है 2 है, तो 2 है, तो यहाँ पे डिकमैन डायरेक्ट तो नहीं होगी, तो पहले क्या करेगी, वो कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें कि डाई एस्टर ये वाले हैं टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, ये कैसे जुड़े हैं इसका मैकेनिज्म हम आगे समझेंगे कि कैसे हुई है इंटरमॉलिक्यूलर कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले उससे पहले हम डिकमैन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो जब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है कलेजन कंडेंसेशन से, उसके बाद होती है इंट्रामॉलिक्यूलर डिकमैन कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास जो है यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे डाई एस्टर आ चुका है। तो अब हम देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मीन्स हमारे पास 5 कार्बन है, तो जो रिंग बनेगी वो कितने बनेगी, 6 मेंबर्ड बनेगी। तो हम 6 मेंबर्ड रिंग बना देंगे, तो अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन थी वो एज इट इज़ हम लगा देंगे, और इसके बारे में ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहले मैकेनिज्म देखते हैं डिकमैन कंडेंसेशन का। तो डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन और इनोलेट। तो जैसे कि हमें पता है हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है रिएक्शन में, एक तो हमारे पास डाई एस्टर है, दूसरा हमने क्या डाला हुआ, बेस डाला हुआ। तो बेस क्या करेगा, उसका कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास ये वाली भी है और ये वाली भी है, तो हमने यहाँ से जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर दी। जैसे ही इस बेस ने इस H लिया, ये बन गया आपका इथॉक्साइड इथेनॉल। ठीक है, और ये जो बॉन्ड था ये यहाँ पे शिफ्ट करके, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो मीन्स ये कार्बन एनायन है। अब ये कार्बन एनायन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकता है, तो रेजोनेटिंगली ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट, अगला जो कार्बन डबल बॉन्ड O है उसका डबल बॉन्ड O के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास इन O के ऊपर नेगेटिव, तो इनोलेट है ना, ये इनोलेट बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन एनायन और इनोलेट यहाँ फर्स्ट स्टेप में बने हैं, वो क्या करते हैं, जो इसका इसी मॉलिक्यूल का अपना कार्बोनाइल होता है दूसरा, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उस पर वो अटैक कर देता है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक है। तो कैसे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रिंग की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पे COO C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर O नेगेटिव और O C2H5 है। क्लियर है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगी इथॉक्साइड की। क्यों, ये हमारे पास बना हुआ था, है ना। तो अब यहाँ से जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो वापस आएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस आकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो साथ ही यहाँ पे फिर क्या होगा, कोई ना कोई ग्रुप एलिमिनेट होगा। तो ग्रुप कौन सा एलिमिनेट हुआ, इथॉक्साइड। ठीक है, C2H5 O नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास जो है ये कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर बनता है ना, अब ये बन तो गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो बेस भी रिलीज हुआ है इसी स्टेप में। तो जो बेस यहाँ रिलीज हुआ है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, इस कंपाउंड से, इस प्रोडक्ट से एक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और इनोलेट की फॉर्मेशन में इसको चेंज कर देता है। तो हम बोल सकते हैं जो डिकमैन रिएक्शन का या डिकमैन कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना, मेन प्रोडक्ट जो होता है वो इनोलेट होता है। ओके, तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि कैसे इनोलेट बनाया इसने।
ये देखिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था वैसे, है ना। इसको क्या है, जो बेस वहाँ पे निकला था उस जिस स्टेप में, उसी स्टेप का जो बेस है वो यहाँ पे इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है वो यहाँ शिफ्ट होता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे पास हो जाती है इनोलेट की फॉर्मेशन। तो जो बेस रिलीज हुआ था ना थर्ड स्टेप में, उस बेस ने ही हमारे प्रोडक्ट को अनस्टेबलाइज किया था और उसी ने उसको क्या किया, फिर इनोलेट में कन्वर्ट किया पहले। तो फिफ्थ स्टेप में फिर क्या होता है कि जब हम वर्कअप करते हैं ना, वर्कअप करने के टाइम पे उसको वहाँ पे वाटर और HCl मिल जाता है, तो ये जो है इनोलेट, ये यहाँ से H पॉजिटिव ले लेता है, ठीक है, तो इनोल बना लेता है। तो अब इनोल जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करके जो यहाँ का ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जो H यहाँ पे था ये H इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो साइक्लिक कीटो एस्टर की फॉर्मेशन फिर हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे हमारे पास टेबल जो इनोलेट है वो ये प्रोडक्ट ये बनता है, पर अगर जब उसका हम वर्कअप करते हैं तो फिर हमारे पास साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। इसमें जो ईल्ड हमें अच्छी मिलती है वो ईथर की प्रेजेंस में मिलती है। अगर हम सॉल्वेंट यहाँ पे अल्कोहल ले लें, कोई भी जैसे इथेनॉल ले लें, तो वो रिएक्शन की ईल्ड अच्छी नहीं होती डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट भी जो बन रहा है, एक तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर, और साथ ही क्या इथेनॉल भी तो रिलीज हो रहा है ना, जब इथॉक्साइड आयन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है फोर्थ स्टेप में, ठीक है, तो इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो बोलता है कि इथेनॉल इसमें बनता है, तो अकॉर्डिंग टू जो लीच क्लियर प्रिंसिपल है वो रिवर्स में चल पड़ती है फिर रिएक्शन। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ईल्ड तो हमें अच्छी मिलेगी नहीं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि ये तो हो गई डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो 2 होती है तो वो क्रॉस कलेजन इंटर मॉलिकुलर जो कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो देता है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखेंगे कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, सिंपल सी, तो ये हमारे पास एक एस्टर होता है ना, डाई एस्टर नहीं है, सिंपल एस्टर है। तो दो मॉलिक्यूल जो है एस्टर के बेस की प्रेजेंस में बनाते हैं बीटा कीटो एस्टर। ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, बीटा कीटो एस्टर बनाता है, ठीक है, और अल्कोहल जो है वो रिलीज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमने अभी पीछे देखा था एन की वैल्यू जब 2 थी तो इंटरमॉलिकुलर कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, है ना। ये तो सिंपल कलेजन कंडेंसेशन थी, तो इंटरमॉलिकुलर कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं फिर जिसमें कि डिकमैन कंडेंसेशन हुई थी उसके बाद, है ना, उसका मैकेनिज्म देख। तो मैकेनिज्म है इंटरमॉलिकुलर कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का, फिर डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन का, फॉलोड बाय उसके ना हमने देखा था पीछे कि हमने ये 2 एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 एंड 2। तो जैसे ही हम इसमें बेस डालेंगे ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, आइदर यहाँ से आइदर यहाँ से। तो मैंने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे बन गई कार्बन आयन की फॉर्मेशन। अब ये जो कार्बन आयन है ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए थे ना हमने, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका पास, वहाँ उसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर, दूसरे मॉलिक्यूल डिकमैन में तो सेम ही मॉलिक्यूल के ऊपर करना है ना, यहाँ करना था उसने अटैक, बट ये जो रिंग है वो 3 मेंबर बनेगी तो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो अटैक कर देता है। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, देखिए ये वाला, ये है C2H5COH, फिर ये वाला CH2, फिर ये CH, है ना, इसके साथ लगा हुआ है COOET, ठीक है। इस कार्बन के साथ अब कौन सा लगा, ये वाला कार्बन, तो लगा दिया मैंने कार्बन, उसके ऊपर O नेगेटिव और ये जो है OET, ठीक है। फिर आपके पास CH2 देन COOET, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का यहाँ पे आएगा तो इथॉक्साइड को जो है वो एलिमिनेट करेगा, कर दिया उसने एलिमिनेट। अब ये इथॉक्साइड जो है क्या करेगा, फिर से एक, अब देखो यहाँ तक तो जो है हमारे पास बन गया ना, अब ये वाला देखिए, इसको छोड़ के यहाँ पे देखिए, ये बन गया ना हमारे पास डाई एस्टर, ठीक है, और कार्बन नंबर भी ठीक है, 1 2 3 4 5 N5 है, मीन 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो वो तो ठीक है, बनती है हमारे पास, है ना। तो ये बेस जो यहाँ रिलीज हुआ है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा और CH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो है आपके पास डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है फिर आपका यहाँ इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा इंट्रामोलिकुलरली, और यहाँ पे ऑक्सीजन
के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव वापस जाएगा। जब भी हम डबल एरो ऐसे दिखाते हैं ना ऑक्सीजन के पास, उसका मतलब होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आए, फिर उस ऑक्सीजन ने वापस जो है वो दे दिए, ठीक है। तो डबल एरो इसको हम बोलते हैं। और साथ ही जैसे ही यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो ये इथॉक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो देख लिया हमारे पास जो है 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो डिकमैन कंडेंसेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो एस्टर्स यहाँ पे बनता है, बीटा कीटो एस्टर जो बनता है, उससे हम जो है वो कीटोन की फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। कैसे? ये है बीटा कीटो एस्टर, तो इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो एस्टर ग्रुप है ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से इथेनॉल और ऐसे ये OH और ये H है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये एसिड और ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ एसिड बनेगा ना तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी। जैसे ही CO2 रिमूव होगी हमारे पास सिंपल कीटोन, साइक्लिक कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है कि ये जो है वो 5-6 मेंबर्ड रिंग जो है नेचुरल प्रोडक्ट में अगर हमने सिंथेसाइज करने होंगे किसी तरह से, तो वो इसकी हेल्प से, इस रिएक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अल्फा पीनिन में, है ना, एपी एंड्रोस्टेरोन में या ऑस्ट्रोन में एक्सेट्रा, है ना, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनमें जहाँ जहाँ पे भी 5 या 6 मेंबर रिंग बनाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे डिकमैन कंडेंसेशन काम करती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक ग्रुप लिए, कोई नेचुरल कंपाउंड के लिए लिया है, यहाँ पे और भी कोई ग्रुप अटैच्ड होंगे, पर अभी फ़िलहाल हमने देखना है कि यहाँ पे हमें 5 मेंबर रिंग की जो है वो फॉर्मेशन करनी है। तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे COOR, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, CH2 COR, तो यहाँ पे एक इस तरह से ये बन गया। तो ये डिकमैन कंडेंसेशन हो सकती है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है और जो 4 कार्बन मतलब N4 है, तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे। तो हमने 5 मेंबर रिंग जो है वो बना दी। तो एक कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड O, एक पे एस्टर। अब यहाँ पे जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये टूट जाएगा एसिड और अल्कोहल में। फिर जो एसिड ग्रुप होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास जो है वो 5 मेंबर कीटोन की फॉर्मेशन जो है नेचुरल प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नेचुरल प्रोडक्ट होगा उसके साथ ये बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है कि एक एक्सीलेंट रूट देता है सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एक जो है वो डाइएस्टर प्रेजेंट है जिसमें कि N सेंटर में है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यहाँ पे जो होगा वो डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 है, तो 6 मेंबर रिंग बना दीजिए और उस पर एक डबल बॉन्ड O, एक COOR। जब यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे और कार्बन डाइऑक्साइड की निकल जाएगी तो क्या बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बनेगा, है ना। ये कीटोन, यहाँ पे हेटेरो एटम है तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग मटेरियल बनाया है, ये स्टार्टिंग मटेरियल कैसे बनता है, ये बनता है हमारा माइकल एडिशन से। 2 टाइम्स जो है माइकल एडिशन रिएक्शन करानी पड़ती है। माइकल एडिशन रिएक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है, हम करेंगे अभी एक डिटेल में करेंगे, पर अभी के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब RNH2 है, तो इसमें से जो एक H होगा वो होगा पॉजिटिव और RNH ये होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा और H पॉजिटिव जो है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है R। ये एक्चुअली 1-4 एडिशन होती है, ठीक है, जिसमें कि फिर 1-2 जो है वो आपका मोर स्टेबल बनता है। ये हम डिटेल में करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम इतना याद रख लेते हैं कि पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के पास, नेगेटिव पार्ट इसके पास जाता है। ओके, तो ये RNH, ये CH2 और अब ये CH भी क्या बन गया, CH2 सॉरी और COR। अभी भी इस नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन है, तो ये कैसे बनेगा, H पॉजिटिव RN और ये पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है। तो ये फिर से हमारे जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा। N वाला पार्ट यहाँ पे लगेगा और H जो है आपका वो इस जो H यहाँ से निकला है वो इस पे आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये RN, ये CH2 COR ये लगी है इस वाले से और ये H चला गया इसके पास। ओके, तो इस तरह से जो है हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल बना और इससे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थ्रू जो हमारी डिकमैन कंडेंसेशन है उससे करवा सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। तो अभी हमने डिकमैन कंडेंसेशन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, उसका मैकेनिज्म देख लिया, उसके साथ साथ हमने इंटरमॉलिक्यूलर जो हमारी लेजन कंडेंसेशन है वो उसका भी रिएक्शन देखा। ठीक है, तो आई होप आपको आज डिकमैन कंडेंसेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।